नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग बच्चों। बच्चों, अंतिम बार 10th के पार्ट की सीरीज में आज हम करने वाले हैं एसएसटी में एमसीक्यूज। ओके, तो अगेन ये सारे के सारे वो एमसीक्यूज हैं जो एज पर द ब्लूप्रिंट, अगर आप आपका पेपर देखें जो बोर्ड ने सैम्पल पेपर दिया था, अगर आप उस हिसाब से देखें तो उसको बायफॉर्मेट करके हम लोग को पता चल गया है कि कौन से चैप्टर से एमसीक्यू आएंगे, कौन से चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जनरलाइज डेटा आ चुका है। तो उस हिसाब से जो है वो एमसीक्यूज हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं, और जहाँ पर हम लोग वो चैप्टर कवर करेंगे जहाँ से एमसीक्यूज आने की कंप्लीट चांसेस हैं। तो ये एमसीक्यूज आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन के अंदर, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और एमसीक्यूज के मार्क्स जो है वो गेन कर लीजिए। तो ये देखते हैं फटाफट से कि क्या क्वेश्चन कह रहा है हमें यहाँ पर। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा जी, विच एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1876 में कौन सा एक्ट इनेक्ट हुआ था फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा एक्ट हुआ था, तो ये है इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट। ठीक है, ये हुआ था 1876 में, जिसमें ये था कि अगर कोई भी सिटीजन को कोई एंटीक चीज़ वगैरह कुछ मिल जाती है तो वो गवर्नमेंट को सौंपेगा अंडर दिस एक्ट, लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के बेसिस पर सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो वो है मुंबई नेचुरल, ठीक है, मुंबई नेचुरल हिस्ट्री कमिटी। ओके, किताब में बॉम्बे भी लिखा हुआ है, तो मुंबई एंड बॉम्बे वन ऑफ द सेम थिंग, 1883 में ये आया था। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद टुक पार्ट इन द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिकागो। अब ये तो लर्न हो चुका होगा, बहुत बार आया है ये। नेक्स्ट, विच मैसेज ऑफ ऋग्वेदा शोज द वास्टनेस एंड रिचनेस ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, ऋग्वेदा का कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा मैसेज है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा इंडियन कल्चर जो कितना ज़्यादा वास्ट और रिच है। तो ये है दैट वी रिसीव गुड एंड ऑस्पिशियस थॉट्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, हमें हर तरह से अच्छे थॉट्स आने चाहिए, ये हमारा है। तो मतलब कि हम कहीं से भी कोई बुराई सुनना पसंद नहीं करते, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि किसी भी देश के साथ कुछ खराब हो तो वो भी हमें पसंद नहीं है। तो हमें हर जगह से अच्छी अच्छी खबर मिलनी चाहिए, मतलब कि हम सबका भला चाहते हैं ऐसा करके। ठीक है, नेक्स्ट, विच फैक्टर्स आर एडवर्सली अफेक्टिंग इन इंडियाज हेरिटेज। तो सीधी सी बात है, नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following statement is not true? So a nation that ignores heritage has no future, ये बिल्कुल perfect statement है। Legacy becomes transparent in determining political direction, false, ऐसा कोई statement है ही नहीं। Okay, C, heritage is useful in communicating the culture of a country। ठीक है, कंट्री का कल्चर जो है वो हेरिटेज से ही तो पता चल रहा है कि हमारा कल्चर क्या हुआ करता था। Inheritance directs future generation from the actions of their ancestors। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने क्या काम किए थे, वहाँ से हमको गाइडलाइंस मिलती है, और हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है या हम उस तरीके से ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ कॉज्ड टेरिबल डैमेज टू अवर हेरिटेज। तो एक तो ये है फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द फॉरेन नेशंस। ये फॉरेन नेशंस जो आए थे, ठीक है, फॉरेन इन्वेडर्स, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तबाही अटैक किया, नालंदा यूनिवर्सिटी गिरा दी उन लोगों ने, ऐसे बहुत सारे अटैक्स किए हैं। दूसरा, हमारा अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, सो ड्यू टू द लैक ऑफ अवर विजिलेंस। विजिलेंस। तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन, पी और क्यू दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिटेड टू द टूरिज्म इंडस्ट्री। कि टूरिज्म इंडस्ट्री को क्या नहीं मिलता है, मतलब क्या बेनिफिट नहीं है इनमें से। नेटिव्स बिकम अनएम्प्लॉयड। ओके, द नेटिव्स बिकम अनएम्प्लॉयड। अब आप मेरे को बताओ कि अगर टूरिज्म आएगा तो जो नेटिव जो लोकल पीपल है उनको तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा ना। ओके, तो ये लिखा है द नेटिव्स बिकम अनएम्प्लॉयड, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अगर यहाँ पे लिखा होता द नेटिव्स बिकम एम्प्लॉयड तो सही होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टू whom has the central government entrusted the responsibility of maintaining important monuments। ठीक है, किसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने
रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई मॉन्यूमेंट्स की आपको मेंटेनेंस पे पूरा का पूरा ध्यान रखना है, और वो है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, तो इंडियन म्यूजियम कहाँ पे होगा? इंडियन म्यूजियम है कोलकाता में। ठीक है, टेबल बनी हुई है आपकी किताब के अंदर। महावीर जैन वर्शिप सेंटर गांधीनगर में है, तो श्री हेमचंद्र आचार्य लाइब्रेरी है ना ये पाटन में। ठीक है, नेक्स्ट। रानी नो हजीरो इज एसोसिएटेड विथ विच प्लेस? बट ऑब्वियसली अहमदाबाद। नेक्स्ट। हाउ इज द हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री? इज रिच एंड वेरिड। ठीक है, नेक्स्ट। What have been established in different parts of the country regarding वाइल्ड लॉस? ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ के हिसाब से क्या क्या बनाया गया है पूरी कंट्री के अंदर? तो बट ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंडर सेंचुरीज और नेशनल पार्क जो है वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डज नॉट डील विद द प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर हेरिटेज? कल्चर हेरिटेज के साथ प्रिजर्वेशन नहीं करता, कौन सा लॉ है? देखो, वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रिजर्वेशन में आ जाएगा। कल्चर हेरिटेज में तो एनिमल्स आते हैं ना हमारे। प्रिजर्वेशन ऑफ एशियन मॉन्यूमेंट्स वो भी आ जाएगा। ओके, इंडियन ट्रेजर ट्रोव एंटिक चीज़ों के बारे में है, तो ये कौन सा है? आर्टिफैक्ट एक्ट 1972। नेक्स्ट। इफ अ मैथोलॉजिकल ऑब्जेक्ट इज फाउंड ड्यूरिंग एनी एक्सकेवेशन अंडर विच लॉ अ पर्सन हैज़ टू इन्फॉर्म द ऑफिसर? ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, तो वो कौन सा लॉ आता है? 1876 में जो इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट है उसके अंदर। ठीक है, अगर किसी भी नागरिक को कोई मैथोलॉजिकल चीज़ मिलती है तो वो जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के जो ऑफिसर होंगे उनको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट। विच इज़ नॉट कंसिडर्ड वाइल रिपेयरिंग बिल्डिंग्स? तो चेंज इन कलर। देखो, ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए, शेप साइज होना चाहिए, नो डाउट। ऑथेंटिसिटी तो जैसा था उतना मेंटेन करना है। कलर ओके, ये थोड़ा चेंज हो सकता है, उसमें कुछ कंसिडरेशन नहीं करना है। नाउ, हु प्रिपेयर्स द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ग्लोबली? यूनेस्को। ओके, नेक्स्ट। ताजमहल वॉज फेडिंग ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन फ्रॉम विच रिफाइनरी? मथुरा ऑयल रिफाइनरी। यहाँ पे उन्होंने से मथुरा रिफाइनरी दिया हुआ है। ठीक है, वैसे मथुरा ऑयल रिफाइनरी। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इंडिया हैज़ रियलाइज द स्पिरिट ऑफ द वासुदेव कुटुंबकम। ये तो हमारा है ही, अभी भी G20 समिट हुआ था तो यही तो चीज़ कर रहे हैं हम लोग। आई एम प्राउड टू से दैट रिलीजन, स्वामी विवेकानंद जी का ये स्टेटमेंट है, वो भी सही है। द डच एंड ब्रिटिश वर ऑल्सो वेलकम बाय द पीपल। ठीक है, उनको हमारे इंडिया के लोगों ने वेलकम किया था। यस। एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ इंडियन नेशन एम्फसाइज ऑन द इकोनॉमिक यूनिटी। एस्ट्रोलॉजर्स कभी इकोनॉमिक यूनिटी के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट। व्हाट वाज द रीजन व्हाई द वाइट संगमरमर मार्बल ऑफ द ताजमहल वाज फेडिंग एंड येलोइंग? बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट। विच इज द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर? सरफेस वाटर के लिए मेन सोर्स है रिवर। ओके ओके, नेक्स्ट। मैच द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ओके, देखो, बाखरा नागल जो है वो रहेगा पंजाब में। सो ए का बी। नर्मदा वैली मुझे याद है गुजरात। ओके, नागार्जुन जो है वो है आंध्र प्रदेश। तो कोसी बिहार। तो ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पर? बेसिकली ऑप्शन देखें हम लोग तो बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ऑप्शन देख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ओके, इरिगेशन थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इज मोर प्रिविलेंट इन इंडिया। ज़्यादा रहता है कैनाल्स के कंपेरिजन में। रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयस आर कॉल्ड द सीजनल रिवर्स। नहीं, ये गलत है। उसको हम कहते हैं पेरेनियल रिवर्स, मतलब कि एवरग्रीन। कभी भी वो नदियाँ जो हिमालय से आती है वो कभी नहीं सूखती हैं। ठीक है, सदाबहार रहती है। तो दैट आर द पेरेनियल रिवर्स। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट। ओके, अरेंज द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑन बेस्ड ऑन लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ में जाना है। ओके, नॉर्थ टू साउथ के हिसाब से क्या हो जाएगा? ओके, तो डी ऑप्शन क्लियर हो गया।
देखो साउथ में नागार्जुन सागर है, तो वो मुझे यहाँ पे दिख गया, ठीक है। और नॉर्थ में पंजाब में बाखरा नागल, ये दिख गया, तो साफ साफ पता चल गया ये वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग। वाटर, रेन वाटर, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ये तो 3 चीज़ें हैं ना जहाँ से हम लोगों को पानी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज रॉन्ग फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा ऑप्शन गलत है। कोसी रिवर, कोसी स्कीम के नाम से ये महानदी, हीराकुंड स्कीम, तापी रिवर, उकाई, ओके। और यहाँ पे कदाना वनकबोरी, कृष्ण सागर, नहीं ये गलत है, ठीक है। ये अगेन महासागर, माही सागर वहीं पर ही है, तो ये ऑप्शन गलत आ गया। अगेन इसका पूरा टेबल आपके बुक में बना हुआ है, वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है ना, पूरा पीछे टेबल बना हुआ है, तो उसके अंदर ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के नाम और कौन सी नदी पे है और कौन से स्टेट में आते हैं वो पूरा लिखा हुआ है, तो वो चार्ट को ज़रूर लर्न कर लेना आप लोग, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, फिर आप कहते हो ना कि बहुत टफ लगता है, तो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि और भी अगर आपको करना हो, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि नहीं मैं मुझे और भी करना है, तो गो फॉर दीज थिंग्स ऑल्सो, ठीक है, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट, अगेन चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। अब जैसे कि बाखरा नागल, ओके, तो ये पंजाब हरियाणा, मतलब ये डी ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। नर्मदा वैली गुजरात में आता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, ए ऑप्शन आ गया। आंध्र प्रदेश में आता है ना, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश में, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आया, ओके। तो ये हमारे पास रहेगा, हाँ फिर तो ई हो गया ना, तुंगभद्रा तेलंगाना में, तो DAEC, DAEC, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ओके, वाटर क्वालिटी इज डिक्लाइनिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, वाटर क्वालिटी कम होती जा रही है, वो वाटर बॉर्न डिजीज भी कॉज कर सकती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रेजेंटेड, तो मतलब कौन से स्टेट में अपने कोई चीज़ देखने को मिलती है, तो एक तो ड्राई जोन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है, दूसरा पेनिनसुलर प्लेट्यूस में, तो 1 और 4 कहाँ पे है, ये रहा बी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा आ गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, a resource is such that associated with the ecosystem और living organism, so which one could it be। देखो इकोसिस्टम मेंटेन करना है, मतलब कि so it is B option, forest resource। next, special methods of interception and collection of rainwater are mentioned below, so what does it apply to। देखो अब ना रेन वाटर को कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से हमारे पास हैं, तो हम लोग वेल में, डैम्स में और फार्म पॉन्ड्स में कलेक्ट कर सकते हैं, तो 1, 2 और 4, डी ऑप्शन। अच्छा बच्चों, आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी थी, जैसे 31 नंबर ये वाला क्वेश्चन है ना, तो मुझे इसमें 2 आंसर लग रहे हैं। एक तो बी मैंने आपको बताया फॉरेस्ट रिसोर्स, आई थॉट कि आपसे डिस्कस कर लूँ, और मुझे ये डी वाटर रिसोर्स भी लग रहा है। नाउ आई एम बिट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि इकोसिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें तो उसके लिए फॉरेस्ट होना ज़रूरी है, बट बिना पानी के तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जी नहीं सकता है, तो मुझे ये दोनों आंसर्स बहुत ज़्यादा रिलेवेंट लग रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि 31 के अंदर आपका क्या आंसर है, मतलब आप क्या करोगे, आपका क्या है कि सही आंसर कौन सा होना चाहिए, और थोड़ा सा अगर हो सके तो रीज़न देके मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा। आई एम बिट कन्फ्यूज बिटवीन बी एंड डी, फ्रेंकली स्पीकिंग, ओके। तो मुझे डी ज़्यादातर लग रहा है, ओके। मेरा ज़्यादातर 99% डी पे है, वाटर रिसोर्सेज पे, बट एज पर द इकोसिस्टम वर्ड आया है तो थोड़ा फॉरेस्ट रिसोर्स पे भी मेरा दिमाग चल रहा है, तो जस्ट बताइएगा मुझे, ओके, सजेशन दीजिएगा क्या है इसके अंदर, तो बाकी बच्चों को भी उससे हेल्प हो जाएगी, ओके। तो 32 हो गया, 33 पे चलते हैं हम लोग, ओके। विच रिवर फ्लोज पास द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मॉन्यूमेंट, नर्मदा नदी बहती है ना, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज इंडिया, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, okay. According to the World Bank report 2004, how many per capita income is essential, so it is a developing country, $735। which system is called the free economy, market method या market system। animal husbandry is included in which sector, but obviously primary sector। what is
द इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू द न्यू इनोवेशंस इन द इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमी में नए नए इनोवेशन देखेंगे और इसका आउटपुट आएगा तो क्या होगा, तो बट ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ विच कंट्रीज इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर नेशनल इनकम की इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। तो किन कंट्रीज पे लागू होगा, डेवलपिंग कंट्रीज। अमॉन्ग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। लो पर कैपिटा इनकम, एनिमल डिपेंडेंसी। देखो अगर डेवलपिंग कंट्री है या डेवलपिंग इकोनॉमी है तो बट ऑब्वियसली उनका लो पर कैपिटा इनकम कम होता है, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ड्यूअल इकोनॉमी में करते हैं, पॉवर्टी इज़ द मेन रीज़न। तो ये ऑप्शन ए जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक डेवलपिंग कंट्री की। अब अगेन यहाँ पर देखा जाए तो बी ऑप्शन भी जा रहा है। अगर आप बुक में देखोगे ना तो बुक में आएगा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ऐसा कुछ सेक्शन आता है बुक के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर में। अब उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डेवलपिंग कंट्री को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, लो इनकम इनइक्वालिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बी दिया हुआ है। तो देखा जाए तो बी भी उनके साथ मैच करता है, बट क्या ज़्यादा ऑप्शन ए में है तो इसके लिए मैं ए को टिक कर रही हूँ। फिर भी अगेन 40 में भी आप अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बाकी बच्चों को भी बताइएगा। तो अगर कुछ होता है तो हम वहाँ पर भी डिस्कशन कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कंट्रीज हैव इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम। ओके, तो इनइक्वालिटी किस में रहता है, डेवलपिंग कंट्री में। इनइक्वालिटी क्यों, जो रिच है वो रिच होता जाता है, जो पुअर है पुअर होता जाता है। अंडर व्हाट कंडीशन डज द कंट्रीज फॉरेन डेब्ट इंक्रीज। ठीक है, कंट्री के ऊपर फॉरेन का कर्जा ज़्यादा हो जाता है, वो कब होता है जब कंट्री की इनकम कम होती है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा करता है। इम्पोर्ट करने का मतलब है कि हम पैसा दे रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो मतलब कि सीधी सी बात है जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है और इनकम जो है वो कम है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, which countries have a dual economy in rural and the urban areas but obviously developing. Which sector includes agriculture and activities related to agriculture, primary sector. Choose the incorrect option from the below. लैंड और वाटर रिसोर्सेज है, कैपिटल होगा तो फैक्ट्री बिल्डिंग बनेगी, लेबर डॉक्टर, मजदूर और डॉक्टर का कोई कनेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट, राइट द टू मेन मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऐसे मेथड्स हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, एक है मार्केट सिस्टम और दूसरा है सोशलिस्ट सिस्टम। नेक्स्ट, फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अमॉन्ग द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सिस्टम। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, यस। कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन अकर्स, ये तो कॉस्ट तो अपन को कम करना होता है ना, ये तो मिनिमाइजेशन आना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन होगी तो बट ऑब्वियसली प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। इन विच सिस्टम ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट। इन विच सिस्टम ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट। तो ये रहेगा सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक है, मैंने बताया ना, दो सिस्टम होते हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, एक मार्केट बिल्कुल फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और सोशलिस्ट में गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है। मार्केट सिस्टम अगर यूएसए में है तो सोशलिस्ट सिस्टम कहाँ पर है, रशिया और चाइना में, तो यहाँ पे उन्होंने रशिया दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग। कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है बेसिकली ये प्राइवेट ऑनरशिप रहेगा इसके अंदर। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, डी ऑप्शन, आई मीन डी फॉर्म। लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, प्रोडक्शन का, ए। इकोनॉमिक एक्टिविटी बट ऑब्वियसली टू अर्न एंड टू स्पेंड, बी। सी डी ए बी, सी डी ए बी दिख रहा है, सी डी ए बी, बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सारे के सारे एमसीक्यूज जो है वो कवर अप हो चुके हैं। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड हमने सारे के सारे डिस्कस अच्छे से किए हैं। तो अभी बस लर्न करना शुरू कर लीजिए और ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो। हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट सेक्शन में जहाँ पे हम नए कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे, नए सेक्शंस की बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।